हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि हम लोगों ने देखा था पिछले सेशंस में। वो टॉपिक आप सभी लोगों से मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक का। इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक को हम लोग शुरू करने से पहले ये भी समझेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये क्या है, डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पूरा सेशंस में आप सभी लोग अच्छे से बने रहिएगा, पेन और पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट भी मैं देने वाला हूँ, आप सभी को समझाने वाला हूँ, तो आप लोग उसे नोट डाउन भी ताकि कर सकें अपने कॉपी में। तो देखिए, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक जो है ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं एनालाइट को आइडेंटिफाई करने में, यानी कि कौन से एनालाइट जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इसको आइडेंटिफाई करने में, और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो एनालाइट उसको प्रेजेंट चेक करने में। यानी कि ध्यान से समझिएगा कि ये जो हम लोगों का इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है, इस टेक्निक में हम लोग यह पता करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन में एनालाइट कौन सा प्रेजेंट है, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और इसी इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक में ही हम लोग उसी एनालाइट का अमाउंट भी प्रेजेंट करते हैं, पता करते हैं कि कितना अमाउंट में वो एनालाइट प्रेजेंट है, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस हम लोग करते हैं एनालाइट का, कि कितना प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। इसको आप अपने लैंग्वेज में आसान भाषा में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक is a type of technique in which we analyze the presence of analyte in the solution, amount of analyte present in the solutions, और which type of analyte present in the solution। ये दोनों चीज़ों को हम लोग फाइंड करते हैं, पता करते हैं। अब वो कैसे पता करते हैं, उसके कितने मेथड्स हैं, सब कुछ को हम लोग आज समझेंगे। अब देखिए, इसी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हेल्प लेते हैं, ठीक है, अगर इसी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। ठीक है, आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रो एनालिसिस केमिकल एनालिसिस है, ये हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट जो होता है हम लोगों के लिए वो होता है वोल्टामेट्री। क्या होता है? वोल्टामेट्री। और वोल्टामेट्री में ही हम लोग पढ़ते हैं पोलेरोग्राफी। पोलेरोग्राफी, ठीक है। तो हम लोग ये सभी टेक्निक्स को पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपका कॉल्यूमेट्री। ठीक है, कॉल्यूमेट्री। तो ये हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको इन चीज़ों का क्लियरिटी पूरा अच्छे से आ गई होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक यह एक ऐसा प्रकार का टेक्निक है जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में एनालाइट प्रेजेंट है, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और किस टाइप का एनालाइट प्रेजेंट है, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दोनों ही करते हैं। और इसी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग एनालिटिकल टेक्निक कहते हैं। और अगर हम लोग इस प्रोसेस को करने में, इस टेक्निक को परफॉर्म करने में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज कर लें तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस कहते हैं। दैट्स ऑल। और ये जो होती है दो टाइप में हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं, पहला वोल्टामेट्री, दूसरा होता है पोलेरोग्राफी।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और वोल्टामेट्री को हम लोग डिटेल में समझते हैं अब कि ये वोल्टामेट्री टेक्निक क्या होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी अगर चाहें तो लेने के लिए ले सकते हैं फास्ट रिस्पॉन्स के लिए, और अगर चाहे तो नोट कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वोल्टामेट्री आ जाती है। अब ये वोल्टामेट्री टेक्निक क्या है, इसको ध्यान से हम लोग एक एक करके सभी बातों को समझते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए वोल्टामेट्री जो है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में क्या होती है, ठीक है। वोल्टामेट्री में क्या होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट एन एनालाइट इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करेंट। जो एनालाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को ली जाती है वोल्टामेट्री टेक्निक में, वो मेजरिंग द करेंट एज पोटेंशियल इज वेरीड। जैसे जैसे पोटेंशियल को हम लोग बढ़ाएंगे वैसे ही करेंट को भी हम लोग मेजर करेंगे, और करेंट को मेजर करने के बाद जो ग्राफ आएगा, ठीक है, तो उससे, उस ग्राफ से हमको एनालाइट का इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट समझते हैं कि द एनालिटिकल डेटा फॉर ए वोल्टामेट्रिक एक्सपेरिमेंट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वोल्टाग्राम। वोल्टामोग्राम मतलब इसका होता है ग्राफ, यानी कि वो ग्राफ के फॉर्म में जो आएगा, इसका किसका ग्राफ, पोटेंशियल एंड करंट का ग्राफ, यानी वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ जो आएगा उस ग्राफ से, विच प्लॉट्स द करंट प्रोड्यूस्ड बाय द एनालाइट, जो कि प्लॉट किया जाएगा करंट जो प्रोड्यूस होगा एनालाइट के द्वारा, एंड द पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इट इज अ कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड। तो ये तो समझ में आ गई आपको कि ग्राफ जो प्लॉट होगा करंट का और इसका, यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस्ड होगा बाय द एनालाइट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड, ये दोनों का ग्राफ प्लॉट होगा, और उसी से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा एनालाइट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज ए कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड। ये जो कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जब इंस्ट्रूमेंट जो होता है हम लोगों का, जैसे आप देख सकते हैं ये है डायग्राम आपका, यहाँ पे देखिए सब वोल्टेज सप्लाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई करने के लिए लगा हुआ है, अगर मान के चलते हैं कि हमको ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म होगी बेहतर ढंग से, जो आउटपुट देगी वो 5 वोल्ट पे देगी, तो हम लोग डायरेक्टली 5 वोल्ट सप्लाई नहीं करेंगे, इसमें पहले 1 वोल्ट सप्लाई करेंगे, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, यानी कि स्टेप वाइज हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं इट इज ए कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड, यानी कि वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रिस्पेक्ट में करंट भी बढ़ेगा। ऐसे भी हम लोग नॉर्मल फिजिक्स में पढ़े ही है ना, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को स्टेप वाइज बढ़ाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये जो होता है ना पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है, वी यूज 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम, हम लोग इसमें 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम को यूज करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड हम लोगों का है आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हम लोग बोलते हैं इसे। पहला वाला, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ब्लू कलर का, ये इलेक्ट्रोड आपका क्या है, वर्किंग इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और तीसरा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम सभी लोग एक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इस तीनों इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि किसका क्या काम है, कैसे ये परफॉर्म करता है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इस जो है हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में जानते हैं। ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है, क्योंकि हमने आप सभी को बताया है कि हम लोग जो ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक पढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सेल हमने यूज किया है, जो कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड इसमें लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए इसको बड़ा करके थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग बेहतर ढंग से पूरा फुल स्क्रीन में समझते हैं, ताकि बेहतर ढंग से आप सभी को भी व्यू मिले इसका।
कि कैसा दिखता है पूरा कंप्लीट डायग्राम, और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बेहतर ढंग से समझा देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर कि ये जो हम लोगों का बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये एक्चुअल में एक्वस सॉल्यूशंस होता है इसके अंदर, ठीक है। पहला वाला इलेक्ट्रोड ये क्या है, आपका एनोड है। क्या है ये, एनोड इसको हम लोग बोलते हैं। और क्या, देखिए इसके अंदर में इस जो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब यहाँ पर ये जो आपका एक सॉल्यूशंस है, इसके अंदर प्रेजेंट है एनालाइट आयंस। क्या है, एनालाइट आयंस, जो कि आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर में एरो देकर के दिख रहा है। अब ये जो एनालाइट आयंस है, ये क्या होता है, इस एनोड से जा करके क्या होता है, बेसिकली इस एनोड पर जा करके अट्रैक्ट होकर के जाता है, और ये क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है, यानी कि इस एनालाइट आयंस का रिडक्शन होने लगता है, ठीक है। तो जिस जिस इलेक्ट्रोड पर आयंस जो होगा वो रिड्यूस होगा, उसी इलेक्ट्रोड को हम लोग वर्किंग इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोला हमने, कि जिस इलेक्ट्रोड पर हमारा आयंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जाके रिड्यूस होगा, या जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा आयंस का, उसी को हम लोग वर्किंग इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने के लिए और हम लोग इसको इजी कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर कि एक हम लोगों का यहाँ पर एनालाइट है कैडमियम CD2+। अब मान के चलते हैं ये CD2+ जो है कैडमियम है, और ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, और कैडमियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, यानी कि कैडमियम में रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किस पर हुआ, तो ये हमारा जो पहला इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन होता है, उसी इलेक्ट्रोड को हम लोग वर्किंग इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। इतना बात को आपको बस याद रखना है, और बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था आपका पहला इलेक्ट्रोड, जो कि हमने आपको बताया कि ये वर्किंग इलेक्ट्रोड या फिर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होती। अब इसी इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैडमियम का चूंकि रिडक्शन हो रहा है, जिसके वजह से पोटेंशियल वेरी करेगा इस इलेक्ट्रोड का। तो पोटेंशियल इसका वेरी करता है, इसी वजह से हम लोग जो है इसको यहाँ पर हम लोग इसको वर्किंग इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सिंपल सी बातें हैं कि यहाँ पर रिड्यूस होगा, दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो इलेक्ट्रोड है आप सभी के लिए, वो है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए यूज करते हैं SCE, यानी कि स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड ये यूज करते हैं हम सभी लोग यहाँ। क्यों यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसका वोल्टेज हमें पता है, और इसके वोल्टेज को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें वर्किंग इलेक्ट्रोड जो है इसके वोल्टेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि इसका वोल्टेज हमें पता करनी है, इस इलेक्ट्रोड में कितना वोल्टेज जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके वोल्टेज को ना ही चेंज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसका वोल्टेज हमको पता है, ठीक है। तो इसके साथ कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग SCE यानी कि स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, इतना चीज को याद रखना है। और ये नॉन वोल्टेज से हम के हेल्प से हम लोग नॉन वोल्टेज को फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए एक और इलेक्ट्रोड की हमें जरूरत होती है। वो इलेक्ट्रोड है हमारा एक्सिलरी इलेक्ट्रोड या फिर काउंटर इलेक्ट्रोड, जो कि तीसरा नंबर इलेक्ट्रोड है आप सभी। इसे हम लोग कैथोड भी इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोगों को जरूरत होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का जो ये डायग्राम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं,
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जो है इसमें अप्लाई की गई है, वोल्टेज जो है यहाँ पर, वोल्टेज यहाँ पर जो है अप्लाई की गई है इसमें। जब वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा ऑब्वियस सी बात है, जो आयंस है वो क्या होगा, मूव करेगा, रिडक्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इतना चीजें आप सभी को समझ में आ गया क्या, बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे ही इसमें वोल्टेज को सप्लाई की जाती है, यानी कि अप्लाई किया गया वोल्टेज को, ठीक है, तो क्या होता है, आयंस जो होता है वो क्या होता है, मूव करने लगता है। जैसे कैडमियम का 2+ आयन जो है, इसका आयंस जो होगा क्या होगा, रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगा, वोल्टेज में वेरिएशंस दिखेगा, वोल्टेज में वेरिएशंस दिखेगा तो करंट भी क्या होगा, फ्लो करेगा। तो माइग्रेशन ऑफ आयंस के वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी कि हम लोग जब सप्लाई वोल्टेज इसमें देते हैं तो आयंस क्या होता है, माइग्रेट करने लगता है, मूव करने लगता है, कैडमियम का आयंस जाकर के यहाँ पे रिड्यूस होने लगता है, और जिसके वजह से क्या हो जाता है, करंट फ्लो हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए ये सभी पॉइंट्स को हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसको अच्छे से एक एक करके समझते हैं कि माइग्रेशन ऑफ आयंस जो होता है क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज को हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आयंस माइग्रेट करता है, मूव करना शुरू हो जाता है, और इसके वजह से करंट भी फ्लो करने लग जाता है। इसके बाद कहता है करंट फ्लोज बिटवीन वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड एक्सिलरी इलेक्ट्रोड। तो याद रखिएगा, करंट जो वो फ्लो करता है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड और एक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में ही, मतलब यही दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट जो होता है। जैसे ये जो है हम लोगों का करंट का ग्राफ है, और ये हम लोगों का पोटेंशियल मान लेते हैं, ई या फिर भी कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये ऑलवेज बनता है हमारा एस शेप में, ठीक है, इस तरह से। क्लियर हो गई। अब कहता है एज पोटेंशियल वेरीज करंट ऑल्सो वेरीज। और तो ये तो समझ में आ गया, अगर वोल्टेज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो करंट भी बढ़ेगा, ऑलरेडी हमने बताया था। इसके बाद व्हेन वर्किंग इलेक्ट्रोड इज ड्रॉपिंग, जब हम लोग वर्किंग इलेक्ट्रोड DME यूज करते हैं, यानी कि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ध्यान से समझिएगा, तो देन इसको हम लोग पोलेरोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जब हम लोग वर्किंग इलेक्ट्रोड जो है DME यानी कि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलेरोग्राफी बोलते हैं। ये एक अलग सा पॉइंट है, आगे हम लोग पोलेरोग्राफी को डिटेल में भी हम लोग समझने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है हम सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं वोल्टामेट्री में ही, साइक्लिक वोल्टामेट्री के बारे में। इसके बाद हम लोग पोलेरोग्राफी को फिर से समझेंगे, जो कि हमने बताया कि DME अगर यूज कर लेते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को, तो वो पोलेरोग्राफी हो जाता है। अगर वर्किंग इलेक्ट्रोड को वर्किंग इलेक्ट्रोड के जगह पे हम लोग DME यूज कर लेते हैं, तो वो पोलेरोग्राफी हो जाती है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी पहले हम लोग साइक्लिक वोल्टामेट्री को समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, साइक्लिक वोल्टामेट्री में हम लोग जो है वर्किंग इलेक्ट्रोड को हम लोग ग्लासी कार्बन यूज करते हैं वर्किंग इलेक्ट्रोड की जगह पे। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम लोग AgCl इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और एक्सिलरी इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम डिस्क इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। क्या बोला हमने कि यहाँ पर एक्सिलरी इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम डिस्क इलेक्ट्रोड का हम सभी लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर ये जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर मैं ग्लासी कार्बन का यूज अगर नहीं करूं और मैं सीधा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज कर लूं, तो ये हो करेगा कैसे, पोलेरोग्राफी हो जाएगा। यही हो जाएगा पोलेरोग्राफी, ठीक है, पोलेरोग्राफी की तरह यूज करने लगेगा। यानी कि वर्किंग इलेक्ट्रोड के जगह पर अगर हम लोग ग्लासी कार्बन यूज नहीं करके DME यानी कि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का अगर यूज करेंगे, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली आपका वो पोलेरोग्राफी की तरह काम करने लगता है। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही याद रखना है। और साइक्लिक वोल्टामेट्री में ग्लासी कार्बन का हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है अब समझते हैं कि ये पोलेरोग्राफी क्या है। ठीक है, पोलेरोग्राफी क्या होती है इसको थोड़ा सा समझते हैं बेहतर ढंग से। देखिए,
आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डीसी पोलैरोग्राफी यहाँ पे लिखी हुई है। डीसी पोलैरोग्राफी का मतलब क्या है? देखिए, जो एनालाइट के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, वो डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखी गई है डीसी पोलैरोग्राफी, यानी कि डायरेक्ट करंट पोलैरोग्राफी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये डीसी पोलैरोग्राफी है, इसमें बहुत कुछ अच्छा से समझने जैसा चीज है, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है। इसमें क्या होता है, एच जी इज फील्ड इन बल्ब ऑफ डीएमई। जो मरकरी है वो फील्ड होता है बल्ब ऑफ डीएमई में। अभी डायग्राम हम लोग देखेंगे, उसमें क्लियरिटी आएगा थोड़ा सा। चलिए पहले वहीं पर समझ लेते हैं, फिर हम लोग पीछे आएंगे स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एच जी जो है ये बल्ब ऑफ डीएमई है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हम लोग डीसी पोलैरोग्राफी देख रहे हैं, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को समझ लेते हैं, तो वहां पर सारा एक एक पॉइंट जो है आपको इजी लगेगा रिलेट करने में। जैसे हम लोग अभी स्टार्टिंग में वोल्टामेट्री में डायग्राम देखे थे, और उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि 3 इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज करते हैं। उसी तरह से हम लोग डीसी पोलैरोग्राफी में भी 3 इलेक्ट्रोड का यहाँ पर यूज करते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड क्या है? एज यूजुअल एनोड, कैथोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। तो जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है वो एज ए एनोड काम करता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड्स को हम लोग माइक्रो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स या पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है डीसी पोलैरोग्राफी का, इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं पोलैरोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट को, इस डायग्राम को बोलते हैं पोलैरोग्राफ। और ये जो परफॉर्म करने की टेक्निक होती है, यानी कि डीसी पोलैरोग्राफ जो है, इसको परफॉर्म करने की जो टेक्निक है, टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पोलैरोग्राफी। ठीक है, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में। ठीक है, कि जो टेक्निक होती है उसे हम लोग बोलते हैं पोलैरोग्राफी, और जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम लोग बोलते हैं पोलैरोग्राफ। दैट्स ऑल। चलिए अब आते हैं फिर से डायग्राम पर। यहां पर 3 इलेक्ट्रोड है। पहला इलेक्ट्रोड हम लोगों का क्या है? वर्किंग इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? वर्किंग इलेक्ट्रोड है। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बातें कर लेते हैं अच्छे से, एक एक करके सभी बातों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का वर्किंग इलेक्ट्रोड है, माइक्रो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या है? एच जी फील्ड है। क्या है? एच जी फील्ड है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो एच जी फील्ड है, ये क्या होगा? ये ऐसे करके कैपिलरी कैपिलरी एक्शंस के थ्रू, ठीक है, ये क्या होगा? ये नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ये नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पे ये क्या है? आपका सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में हमने एग्जाम्पल लिया था पिछले स्लाइड में, कि एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एनालाइट प्रेजेंट है। वो एनालाइट है, मान लीजिए कैडमियम 2+। ठीक है, तो कैडमियम 2+ का जो है आयंस यहाँ प्रेजेंट है, और ये Hg जब आएगा, ठीक है, कैपिलरी एक्शंस के थ्रू, तो यहाँ पर आएगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा? इसके टिप पर एक बूंदा बनेगा, ड्रॉप बनेगा। और वो ड्रॉप तब तक नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा, तब तक जब तक कि ये ड्रॉप पूरा क्या हो जाए? गोल नहीं हो जाए, राउंड नहीं हो जाए। ठीक है, और जब ये ड्रॉप आएगा मरकरी का, यहाँ पर Hg आएगा, तो ये जो होगा कैडमियम, यहाँ पर जो होगा कैडमियम का Cd2+ जो है, ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। और ये जो आपका मरकरी है, ये यहाँ पर डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होने के बाद जो कैडमियम का 2+ आयंस है, ये रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मरकरी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर Hg आएगा कैपिलरी एक्शंस के थ्रू, और यहाँ पर आकर के ड्रॉप फॉर्म करेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और अच्छे से मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि ये जो ड्रॉप है Hg का, ये यहाँ पर आएगा इस इलेक्ट्रोड के टिप पर।
और जितने टाइम के लिए, क्योंकि देखिए वो जो एच जी नीचे की ओर आएगा, ऐसा तो नहीं है कि आने के साथ वो ड्रॉप बूंद जो है वो नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर आएगा वो बूंद जो है, ड्रॉप जो है वो बड़ा होगा, तब धीरे धीरे गिरेगा। तो जब तक वो रुका रहेगा इलेक्ट्रोड के टिप पर, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर हम लोग इस टाइम को बोलते हैं ड्रॉप का लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं? ड्रॉप का लाइफ टाइम। ड्रॉप लाइफ टाइम। तो ड्रॉप लाइफ टाइम किसे बोलते हैं? कि जितने टाइम के लिए एच जी जो होगा इलेक्ट्रोड के टिप पर रुका रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉप लाइफ टाइम। इसको देख लीजिए, ठीक है। ड्रॉप लाइफ टाइम ये जो होती है यहाँ पर ड्रॉप लाइफ टाइम, वो 2 से 7 सेकेंड, यानी कि 2 से 7 सेकेंड तक होती है इसका एच जी का ड्रॉप लाइफ टाइम। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? क्लियर हो गई बातें? अब देखिए यहां पर ये जब ड्रॉप जो है ये सॉल्यूशन में गिर जाएगा, ठीक है, तब ये कैडमियम का 2+ जो आयंस है ये उसके साथ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। 2+ आयन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा उसका। तब बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ Hg और Cd बचेगा। Cd 2+ जो था वो एक आयन तो डिपॉजिट हो गया, रिडक्शन हो गया, तो Cd Hg Cd बचेगा, जिसे हम लोग अमेलगम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई है बातें यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें भी जो करंट फ्लो होती है वो बिटवीन द वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड एक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में ही करंट फ्लो होती है। यहां पर भी रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है आपका, कह सकते हैं उसका वोल्टेज हम लोगों को पता होती है। लेकिन यहां पर हम लोग जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, यहां पर रिफरेंस इलेक्ट्रोड का कहानी भी आप सभी को मैं सुनाने वाला हूं। ठीक है, यहां पर हम लोग रिफरेंस इलेक्ट्रोड में SCE, ठीक है, वही चीजें हम लोग यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, SCE, जो हमने बताया था आप सभी को। इसका वोल्टेज हम लोगों को चूंकि पता होती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका वोल्टेज को ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए हमको तीसरा इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, जो कि हम लोगों का होता है एक्सिलरी इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन पोलराइजेबल होता है। अच्छा, पोलराइजेबल और नॉन पोलराइजेबल क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ड्यू टू द चेंज ऑफ आयंस ऑफ द एनालाइट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, Cd2+ है, इसका आयन चेंज हुआ, और आयन जब चेंज होगा तो वर्किंग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी वेरी करेगा, और पोटेंशियल अगर वेरी करेगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड मतलब वर्किंग इलेक्ट्रोड का वोल्टेज जो होगा वो यहां पर आयंस के चेंज होने के वजह से वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है इस इलेक्ट्रोड का, वर्किंग इलेक्ट्रोड का, वो चेंज होते रहता है। इसी वजह से हम लोग इस इलेक्ट्रोड को पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये चीजों को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं आप सभी को। तो ठीक है, तो सिंपल से शब्दों में कि यहां पर जो है आयंस का रिडक्शन हो रहा है वर्किंग इलेक्ट्रोड पर, इसी वजह से हम लोग इसे बोलते हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग H2 और N2 गैस को फ्लो करवाते हैं। अब ये क्यों फ्लो करवाते हैं? देखिए, H2 और N2 गैस को हम लोग ये एक्सपेरिमेंट को पूरे करने से पहले ही हम लोग इसमें फ्लो करवाते हैं, क्योंकि ये जो है हम लोगों का एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें डिसॉल्व हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और H2 और N2 गैस को फ्लो करवा के उस डिसॉल्व हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और अगर रिमूव नहीं करेंगे तो जो हम लोगों का डिसॉल्व हाइड्रोजन है वो भी आपको पोटेंशियल एंड करंट के ग्राफ में उसका भी ग्राफ दिखेगा।
डिजॉल्व हाइड्रोजन का, जिसके वजह से हम लोग एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे जो हम लोग पता करना चाहते हैं कि कौन सा एनालाइट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है एक तरह से। इस वजह से हम लोग यहाँ पे N2 और H2 गैस को फ्लो करवा करके जो डिजॉल्व हाइड्रोजन है उसको रिमूव करा देते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो इसी वजह से इसमें हम लोग इसको करवाते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग H2 या और N2 गैस इन द एनालाइट या इन द एक्वस सॉल्यूशंस, इस प्रोसेस को फ्लो करवाने के प्रोसेस को हम लोग पर्जिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोग H2 या फिर N2 गैस को फ्लो कराते हैं। और क्यों कराते हैं? क्योंकि डिजॉल्व जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने शायद हाइड्रोजन बोल दिया था फ्लो में। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है उसको रिमूव कराने के लिए जो है हम लोग H2 और N2 गैस को यहाँ पर फ्लो करवाते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है उसको हटाने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए। यहां तक क्लियर हो गई बातें आप सभी को? यहां तक उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट आप सभी को नहीं रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं एक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, एक्सिलरी इलेक्ट्रोड जो है वो हम लोगों का बना हुआ होता है प्लेटिनम का। इसका बना हुआ होता है प्लेटिनम का, या फिर ये कार्बन का बना होता है, या नहीं तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, जो हम लोगों का एक्सिलरी इलेक्ट्रोड है, एक्सिलरी इलेक्ट्रोड बना होता है प्लेटिनम का, कार्बन का, या फिर ग्रेफाइट का। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशंस जो है हमने कंप्लीट आप सभी को यहां पर बता दिया है। ड्रॉप लाइफ टाइम क्या है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्या है, और यहां पर H2N2 गैस फ्लो क्यों करवाते हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अब जो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है, ये इसको हम लोग नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड? क्योंकि इसमें वोल्टेज का चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका वोल्टेज हम लोग को नॉन होता है, इसका वोल्टेज को हम लोग चेंज भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसे हम लोग एनोड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? वर्किंग इलेक्ट्रोड को पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द आयंस, यहां पर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोड या वर्किंग इलेक्ट्रोड जो होता है इसका पोटेंशियल जो होता है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गई बातें? यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। HgCd ये एमलगम सब सारा कॉन्सेप्ट ने बता दिया है। ड्रॉप लाइफ टाइम 2 से 7 सेकेंड होता है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लिखी हुई जो थी उसको एक बार समझ लेते हैं, और क्लियरिटी के साथ हम लोग जो है और क्लियर हो जाते हैं। देखिए, डीसी पोलरोग्राफी जो है, डीसी पोलरोग्राफी में जो होता है ना, Hg फील्ड होती है बल्ब ऑफ DME। अभी आपको हमने डायग्राम जो दिखाया था, उस डायग्राम में आपने देखा उसमें क्या था, Hg फील्ड था। ठीक है, और यही Hg ड्यू टू कैपिलरी वो होता है, नीचे ड्रॉप होता है। Hg ड्रॉप्स फॉल्स इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशंस में ड्रॉप होता है। और ड्रॉप लाइफ टाइम जो होती है वो 2 से 7 सेकेंड होती है, जब तक टिप पे वो रुका रहता है। ये आपका Hg का ड्रॉप, मरकरी का ड्रॉप। एनालाइट आयंस रिड्यूसेस एट कैथोड Hg ड्रॉप। अब जो एनालाइट आयन था प्रेजेंट, हम लोगों का कैडमियम C2+ हमने लिया था, Cd2+, ये आयन जो होता है ये रिड्यूस होता है यहाँ पर जब जो मरकरी का ड्रॉप नीचे जैसे ही सॉल्यूशंस में गिरता है, और यहीं पे Cd2+ जो आयंस है ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस हो जाता है कैथोड पे। ठीक है, इसके बाद करंट जो होता है इसमें जो फ्लो करती है वो बिटवीन द वर्किंग इलेक्ट्रोड एंड एक्सिलरी इलेक्ट्रोड के बीच में करंट फ्लो करती है, तो ये आपको याद रखना है। इन सॉल्यूशन, अच्छा, अब सॉल्यूशन में आफ्टर द रिडक्शन हमने आप सभी को बताया था ना कि इसका एक आयन तो रिड्यूस कर गया, तो बचा क्या, इसमें बचा क्या, मरकरी बचा और कैडमियम Cd बचा सिर्फ।
एक आयन तो रिड्यूस हो गया है, तो यानी कि CdHg एमलगम इज प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में। अब ध्यान से एक और चीज समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल रेंज। ये जो होता है ना, ये एक सर्टेन पोटेंशियल रेंज पे ही काम करता है, जैसे कि -1.8 वोल्ट से लेकर के +0.4 वोल्ट तक, ये बेसिकली इसका पोटेंशियल रेंज होता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से आप सभी को याद रखना है, ये वाला पॉइंट को भी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर -0.8 से लेस होगा वोल्टेज, लेस देन होगा, -0.8 से लेस देन होगा वोल्टेज, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, H2 जो होता है वो इवॉल्व होता है। H2 क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। और अगर 0.4 से ग्रेटर रहता है, ठीक है, या एभव लिख देता हूं मैं यहां पर, एभव रहता है वोल्टेज, तो उस सिचुएशंस में जो होता है Hg, ठीक है, मरकरी जो होता है वो क्या हो जाता है उस सिचुएशंस में, आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के वो क्या बन जाता है, वो मर्क्यूरस बन जाता है। इस 0.4 वोल्ट से अगर ज़्यादा होता है तो मरकरी जो है ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मरकरी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होकर के वो क्या बन जाता है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, यानी कि Hg1 ऐसे। ठीक है, क्लियर है ये चीजें। तो ये थी हम लोगों का डीसी पोलैरिग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या आप सभी को ये चीजें पूरा क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई? बताएंगे आप सभी लोग। किसी भी स्टेप में किन्हीं भी कैंडिडेट को दिक्कत हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम को हम लोगों ने देख ही लिया था। चलिए एक ये बहुत ही प्यारा सा एक MCQ क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि इन ए पोलैरिग्राफी मेजरमेंट में एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का, यूज्ड एज सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, इसको यूज किया गया है एज ए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है इसको यूज किया गया है। एन अप्लाइड पोटेंशियल मोर देन 0.4 वोल्ट, ठीक है, रिजल्ट्स मेनली इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब देखिए कहा है कि अप्लाइड जो पोटेंशियल है वो इससे ज्यादा है, तो हमने बताया है आपको कि इसका जो पोटेंशियल रेंज है वो क्या होता है, -1.8 वोल्ट से +0.4 वोल्ट। तो 0.4 वोल्ट से अगर ज्यादा होगा तो हमने क्या बताया था, एभव अगर होगा तो उस सिचुएशन में Hg जो है, मरकरी जो है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, मर्क्यूरस, यानी कि Hg1। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या सभी को क्लियर है ये बातें जो हमने यहां पर अभी बताई आप सभी को? क्या ये बातें सभी को क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोगों का है नेक्स्ट टॉपिक, वो है हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट या एनालाइट। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले।
क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट एंड एनालाइट? देखिए, हम लोगों के पास जो सॉल्यूशंस है, ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए इस सॉल्यूशंस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसमें एनालाइट होता है, प्लस में सपोर्टिंग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एनालाइट जो होता है इसमें रिडक्शन होता है, जैसे कि हमने कैडमियम 2+ एग्जाम्पल लिया था समझने के लिए, उसका आयंस में क्या होता था, रिडक्शन होता था। हाँ, तो एनालाइट में रिडक्शन होता है, लेकिन जो हम लोग का सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें रिडक्शन नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आगे हम लोग समझेंगे। इसमें एनालाइट में जो रिडक्शन होता है, इसमें लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, रिडक्शन इसमें होती है और इसमें रिडक्शन जो होती है वो नहीं होती है। अब एनालाइट में जो रिडक्शंस होता है वो जो हमने आपको पोटेंशियल रेंज बताया है कि -1.8 वोल्ट से लेकर के +0.4 वोल्ट के बीच में अगर वोल्टेज रहेगा तभी इसमें रिडक्शन होगा एनालाइट। क्लियर? ये चीजें समझ में आ गई आप सभी को, अच्छी बात है। अब हम लोग जो है समझते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट या एनालाइट क्या है। देखिए, यहां पर पहला पॉइंट में ही क्लियरली मेंशन है कि मस्ट बी इलेक्ट्रोएक्टिव स्पेसीज है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये इलेक्ट्रो एक्टिव स्पेसीज क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोएक्टिव का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन अच्छा से हो सके। तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होना चाहिए उसमें, तो उसको मस्ट हैव द इलेक्ट्रो स्पेसीज होना चाहिए, इलेक्ट्रोएक्टिव स्पेसीज। क्लियर हो गई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना चाहिए अच्छे से। इसके बाद यहां पर हम लोग यूज करते हैं, वी यूज सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, KNO3 को, हाइड्रोजन क्लोराइड को एलोंग विथ आवर एनालाइट, ठीक है। अब सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग ये सभी जो है एल्कैली सॉल्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी एल्कैली सॉल्ट्स है जिसे हम लोग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो है एल्कैली सॉल्ट जो होता है ये क्या होता है? तो अगर इसको लिखना चाहें तो आप सभी लोग लिख सकते हैं कि एल्कैली सॉल्ट और बेस सॉल्ट जो होता है ये एक प्रकार का सॉल्ट होता है that are the product of incomplete neutralizations of a strong base and a weak acid। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो एल्कैली सॉल्ट होता है या बेस सॉल्ट होता है ये क्या है? प्रोडक्ट है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड के रूप में ये एल्कैली सॉल्ट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और आसानी से। कंसंट्रेशन ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये 100 टाइम्स कंसंट्रेशन होता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि 10⁻⁻², अगर इसे मैथमेटिकली लिख दूं 10⁻⁻² से लेकर के होता है 10⁻⁻5 तक, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन होता है 100 टाइम्स। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज कंडक्टेंस एंड आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होगी कि क्यों हम लोग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग यूज करते हैं कि उस सॉल्यूशन में कंडक्टेंस इंक्रीज हो और आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस जो है इंक्रीज हो, और ये दोनों चीजें को इंक्रीज कराने के लिए हम लोग सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। और ये दोनों चीजों को इंक्रीज करने के बाद जो है हम लोगों को क्लियरिटी के साथ अच्छा से आउटपुट यानी कि ग्राफ जो है मिलेगा, और इससे हम लोग क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे इसके बारे में, हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से बेहतर ढंग से एनालाइट के बारे में, कौन से एनालाइट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है।
क्लियर है। तो यहाँ पर जो है हमने जो आपको बताया 10⁻⁻² से लेकर के 10⁵ जो है, तो अगर जो है इतना कंसंट्रेशन है तो पोलैरोग्राफ से इलेक्ट्रोलाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इतना होगा कंसंट्रेशन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पोलैरोग्राफ से हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो इसको आप सभी लोग जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोड क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्राफ वगैरह देखते हैं और उससे हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ कहिए, पोलैरोग्राम कहिए, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आता है, जब हम लोग ये पोलैरोग्राफ का प्लॉट करते हैं, ग्राफ को पोटेंशियल और करंट का, तो कुछ इस तरह का ग्राफ जो है बन के आता है सामने में। तो मैं इधर साइड कर देता हूं। और ये ग्राफ जब बन के आती है तो ग्राफ का हर एक लाइन कुछ कहता है। तो सबसे पहला जो शुरुआत होती है, इस लाइन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसका नाम है ए, यहां से बी, ये सी और ये है डी। एक एक बात को अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसानी से जो है आप समझ जाइएगा, इतना अच्छे से मैं आपको यहाँ पर समझाऊं। ठीक है, सबसे पहले होता है रेसिडुअल करंट, यानी कि आई आर। रेसिडुअल करंट एक ऐसा मिनिमम करंट है जहां पर इलेक्ट्रोलाइट का अभी जो एनालाइट का, एनालाइट आयंस का अभी रिडक्शन शुरू नहीं हुई है, फिर भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते हुए ग्राफ में नजर आ रही है। इसी को कहते हैं हम लोग रेसिडुअल करंट। ये सिंपल भाषा में हमने जस्ट समझाने के लिए किया है, लेकिन डेफिनेशन कुछ और है, उसको और क्लियरिटी के साथ समझेंगे अभी। कि ये जो होता है सम होता है ऑफ रिलेटिवली लार्जर कंडेंसर करंट एंड ए वेरी स्मॉल फैराडिक करंट, ये दोनों का सम होता है। और कहता है कंडेंसर करंट जो होता है इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर एट द मरकरी सरफेस एंड फैराडिक करंट इज ड्यू टू द ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ये चीजों का क्लियरिटी देना जरूरी है कि फैराडिक करंट क्या होता है, नॉन फैराडिक करंट क्या होता है, और ये जो लिखा हुआ है मरकरी, ये जो फैराडिक करंट ड्यू टू द ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटीज, ये क्या होता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगा रेसिडुअल करंट को लेकर के। हमने स्टार्टिंग में आपको रेसिडुअल करंट के बारे में बता दिया है कि स्टार्टिंग में जब जो एनालाइट आयंस है उसका रिडक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ग्राफ में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो फ्लो होते हुए हम लोगों को दिखता है, तो उसी ग्राफ को, उसी करंट को हम लोग रेसिडुअल करंट बोलते हैं। ये तो सिंपल तरीका से समझने का हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर अगर डेफिनेशंस का और मैथमेटिकली बात करें तो यहाँ पर रेसिडुअल करंट को वी कैन राइट मैथमेटिकली हियर आई आर इज इक्वल टू, सिंपल शब्दों में अगर लिखें तो यहां पर लिखेंगे फैराडिक करंट प्लस नॉन फैराडिक करंट, फैराडिक प्लस नॉन फैराडिक, फैराडिक प्लस नॉन फैराडिक। ठीक है, अब ये फैराडिक क्या है इसको समझते हैं। फैराडिक जो होता है ना, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, है ना। तो रेडॉक्स किसका होगा, इंप्यूरिटीज का होगा। इंप्यूरिटीज का रेडॉक्स होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन जो होगा इंप्यूरिटीज का होगा। क्लियर है। और ये इंप्यूरिटीज का जो रिडक्शन होगा वो हमने आपको पोटेंशियल रेंज आप सभी को बताया ही है, उसी पोटेंशियल रेंज में होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉन फैराडिक के केस में, नॉन फैराडिक के केस में कोई रिडक्शन नहीं होता है, यानी कि नो रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, नो रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। यहां पर जो होता है ना, इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म होती है।
अब ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैसे फॉर्म होती है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी अगले स्लाइड में, या यहाँ पर ही अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, स्पेस है ही। ठीक है, तो रेसिडुअल करंट आई आर इज इक्वल टू फेराडिक प्लस नॉन फेराडिक हम लोगों ने लिखा, और फेराडिक हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होगा। रेडॉक्स रिएक्शंस किसमें होगा? इंप्योरिटीज जो प्रेजेंट होगा उसमें। और पोटेंशियल रेंज जो हम लोगों ने देखा है -1.8 वोल्ट से लेकर के 0.4 वोल्ट तक, प्लस 0.4 वोल्ट तक जो है यहाँ पर पोटेंशियल रेंज हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये है हम लोग का ये आपका बेसिकली फेराडिक और नॉन फेराडिक जो करंट है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ठीक है, बेहतर ढंग से। देखिए मैं वही डायग्राम आप सभी के लिए बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा, आप सभी लोगों ने डायग्राम ऑलरेडी देखा ही है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है ना डीएमई का, ठीक है, और ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे एच जी फील्ड है और ये ड्रॉप आता है इधर, ठीक है। अब ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें हम लोगों का प्रेजेंट है एनालाइट, और प्लस में क्या है? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये दो चीजें प्रेजेंट है। रिडक्शन जो होगी यहाँ पर किसका होगा? और ये जो है आपका ये क्या है? आपका डीएमई है, यानी कि ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो हमने बोला था। इसी डीएमई के बल्ब में एचजी प्रेजेंट है, ठीक है, हमने बताया ही है पिछले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर हमको क्या क्या प्रेजेंट है? एनालाइट प्रेजेंट है, प्लस सपोर्टिंग जो है हम लोगों का सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं कलर चेंज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर जो एनालाइट आयंस हैं, ठीक है, एनालाइट आयंस हैं, ये कलर दिख रहा होगा, हाँ, ये जो एनालाइट आयंस हैं ये क्या करेगा? ये जो Hg ड्रॉप होगा, मरकरी ड्रॉप होगा यहाँ पे, वो उसके साथ क्या करेगा? उसको पूरा बेसिकली उसके साथ एक्शन रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो एनालाइट आयंस होता है ये Hg के साथ एक लेयर बना लेता है, क्योंकि उसको चारों ओर से घेर लेता है। कौन? जो एनालाइट आयंस है हम लोगों का, वो क्या कर लेता है? चारों ओर से घेर लेता है, ठीक है। यहां पर फेराडिक लिखा हुआ था, मिट गया, फेराडिक, ठीक है। तो ये जो आयंस है, एनालाइट आयंस है, वो Hg के साथ, Hg के ड्रॉप को क्या कर लेता है? वो घेर लेता है, और घेर करके एक लेयर बना लेता है, ठीक है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है। और ये फॉर्म जब हो जाता है, इसी लेयर को, ये जो लेयर फॉर्म होती है, आयंस जब घेर लेता है इस ड्रॉप को, तो इसी लेयर फॉर्मेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्मेशंस बोलते हैं। तो मैं इसको जस्ट यहां पर लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्मेशंस होते हैं, डबल लेयर फॉर्म होती है। तो कैसे इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म हुई आपको पता चल गया कि जो एनालाइट आयंस है वो Hg ड्रॉप जैसे ही सॉल्यूशंस की ओर आएगा, यानी कि टिप पे रहेगा, वहां पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है आयंस का, और उसी लेयर को हम लोग इलेक्ट्रिक डबल लेयर जो बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गई? क्लियर? अब जो ये इम्प्यूरिटीज है, ये जो है कब रेडॉक्स होगा, ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा? जब इसका जो पोटेंशियल जो है इसका रेंज है वो क्या होगा? आपका -1.8 वोल्ट से लेकर के प्लस में 0.4 वोल्ट के बीच होगा, तभी होगा। तो जब इसके बीच में पोटेंशियल रेंज होगा तो जो इम्प्यूरिटीज है वो स्टार्ट हो जाएगा रिड्यूस होना, स्टार्ट रिड्यूसिंग, ठीक है, ये हो जाएगी। अब एक चीज और मैं आप सभी को पॉइंट बनाकर लिखाना चाहता हूं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जो आपका ये सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है,
ये क्या करता है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, ये रिड्यूस कर देता है माइग्रेशन ऑफ करंट को, माइग्रेशन ऑफ करंट को रिड्यूस कर देता है कौन, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेशन ऑफ करंट को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इतना दूर क्या आप सभी को समझ में आई बात? चलिए अब आते हैं ग्राफ को हम लोग समझते हैं एक एक करके, समझिएगा अच्छे से। ये जो आपका पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है ए से बी तक का, ये ए से बी तक जो है अभी तक एनालाइट का रिडक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं, हम लोग आई आर करेंट, यानी कि रेसिडुअल करंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? अब देखिए बी पॉइंट के बाद जो है ये ग्राफ ऊपर उठना शुरू हुआ है, यानी कि रिडक्शन जो है यहां से आयंस का रिडक्शन जो है, एनालाइट का रिडक्शन यहां से शुरू हुआ है। तो रिडक्शन जो है स्टार्ट हो गया है। तो बी से सी का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं आई डी, यानी कि डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, और आप गौर से देखिए कि सी से डी वाला जो पॉइंट है यहां पर करंट जो है ना स्टडी स्टेट में चला गया है, यानी कि करंट चेंज नहीं हो रही है। और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग करंट, यानी कि आई एल बोलते हैं। ठीक है, आई आर हो गया, आई डी हो गया और आई एल हो गया। तीन प्रकार के करंट हम लोगों को देखने को मिला। करंट को ऑलवेज हम लोग जो मेजर करते हैं वो होता है हम लोग का माइक्रो एम्पियर में, और वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज को जो हम लोग मेजर करते हैं वो होता है आपका मिली वोल्ट्स में। ठीक है, मिली वोल्ट्स में। ये चीजें क्लियर है? अब ए से बी तक का जो पॉइंट है, ए से बी तक का जो पॉइंट है हम लोगों का, इसका भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज रहा होगा, बताइए। यहां पर भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज रहा होगा, जब तक कि रिडक्शन नहीं हुआ है ए से बी पॉइंट तक जो है, रिडक्शन जब तक नहीं हुआ है तब तक भी तो वोल्टेज रहा होगा कुछ ना कुछ। तो इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन पोटेंशियल। तो इसको आप सभी लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है लिमिटिंग करंट, डिफ्यूजन डिफ्यूजन करंट और रेसिडुअल करंट और डिकम्पोजिशन पोटेंशियल क्या होता है, ये सभी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। तो डेफिनेशंस भी यहाँ पर है ही। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन जो है माइग्रेशन करंट, यानी कि आई एम पे। माइग्रेशन का करंट को भी ध्यान से समझिएगा, यहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कहता है इट इज ड्यू टू द माइग्रेट ऑफ कैटायंस, ठीक है, फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशंस टुवर्ड्स द कैथोड ड्यू टू द डिफ्यूजिव फोर्स रिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कि ये जो आयंस है, यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर से अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा बेहतर वे में समझ में आएगी। ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं है तो ब्लैक कलर से समझा देता हूँ। ये जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस जो आप सभी लोग देख रहे हैं, ये जब माइग्रेट करने लगता है, ठीक है, माइग्रेट करने लगता है आपका हाइड्रोजन जो है वो उसकी तरफ, इट इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ कैट आयंस। कैट आयंस यानी कि पॉजिटिव जो हम लोग का एनालाइट आयंस है, ये मूव करने लगता है फ्रॉम द बल्क ऑफ सॉल्यूशन टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की ओर जो ये मूव करने लगता है, ठीक है, टू डिफ्यूजिव फोर्स, डिफ्यूजिव फोर्स की वजह से इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसी की वजह से जो करंट जनरेट होती है इसी को कहते हैं माइग्रेशन करंट। ठीक है, तो दैट्स द वेरी सिंपल थिंग्स कि मूवमेंट ऑफ द कह सकते हैं कैट आयंस टुवर्ड्स कैथोड जो है, इसी के वजह से कुछ करंट जनरेट होती है, उसी को हम लोग माइग्रेशन करंट कहते हैं। तो सिंपल सा नाम से भी याद रख सकते हैं, माइग्रेशन हो रहा है अगर इलेक्ट्रॉन्स का, माइग्रेशन हो रहा है अगर आयंस का कैथोड की ओर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइग्रेशन जो है करंट बोलेंगे। क्लियर होगी यहाँ तक चीजें? चलिए
अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और भी कुछ बेहतर सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन करंट को। अब देखिए डिफ्यूजन करंट जो होता है, डिफ्यूजन करंट्स के बारे में भी ध्यान से सुनिएगा कि जो हम लोगों का एनालाइट आयंस होता है वो क्या हो जाता है ना, डिफ्यूज हो जाता है Hg पे जाकर के। ठीक है, Hg मरकरी के पास जाकर के जो एनालाइट आयंस है वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है Hg ड्रॉप पे जाकर के। एनालाइट आयंस यही सब पॉजिटिव पॉजिटिव जो आयंस दिख रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये Hg ड्रॉप है, ये क्या होता है, ये वहां पर जाकर के डिफ्यूज हो जाता है। अब ये डिफ्यूज क्यों होता है सर, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, डिफ्यूज क्यों होती है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसी के वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं, और इसे हम लोग आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो मैक्सिमम होगा एट द रेट ऑफ द रिडक्शन। क्या बोला हमने, रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा वो मैक्सिमम होगा एट द रेट ऑफ रिडक्शन। जितना डिफ्यूजन ज्यादा होगा इसका मतलब समझिए रिडक्शंस भी, रेट ऑफ रिडक्शंस भी वो क्या है, वो भी ज्यादा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सब कुछ आप नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग, मैं हट गया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट reduces migration of current, migration of current। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है माइग्रेशन ऑफ करंट को। ये पॉइंट को आप सभी लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे डिफ्यूजन करंट के बारे में, और हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आप सभी को कि डिफ्यूजन करंट जो होता है वो क्या होता है, जो आयंस है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बेसिकली डिफ्यूज होता है। ये जैसे हम लोग का डीएमई है, इसमें Hg फील्ड है, और ये कैपिलरी एक्शंस के थ्रू जब निकलेगा ड्रॉप फॉर्मेशंस होगी, और यहाँ पर जो है हम लोगों का एक्वस सॉल्यूशंस है, और यहाँ पर हम लोग का एनालाइट आयंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, एनालाइट आयंस भी प्रेजेंट है, और ये जब ड्रॉप है इसमें जब एनालाइट आयन जो होगा वो क्या होगा, Hg के एनालाइट आयंस में वो जाकर के डिफ्यूज कर जाएगा। डिफ्यूज क्यों करता है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि यहाँ पर हाईलाइट की हुई बातें। ठीक है, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसी को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन करंट। इसके बाद आता है लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट हमने आपको बताया ही है, ग्राफ में जो है हम लोगों को इस तरह का जो दिखता था, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता था रेसिडुअल करंट, डिफ्यूजन करंट और लिमिटिंग करंट। तो लिमिटिंग करंट जो है, जो हमने आपको बताया था ABC और D, यानी कि C से D तक का जो करंट था, मतलब जो कि स्टडी स्टेट था, करंट चेंज नहीं हो रहा था, तो उसी करंट को, यानी कि बियॉन्ड ए सर्टेन पोटेंशियल, एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद द करंट जो होता है ना वो स्टडी वैल्यू पे पहुंच जाता है, जिसे हम लोग लिमिटिंग करंट बोलते हैं। और इसी पॉइंट पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है आयंस का वो इक्वल हो जाता है। ये पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि एट दिस पॉइंट द रेट ऑफ डिफ्यूजन
diffusion, ions equal to the rate of reduction and the state of electrode is said to be concentration polarized. तो यही एक सिचुएशंस है जब जो लिमिटिंग करंट है, लिमिटिंग करंट वाला सिचुएशन ही है जहां पर क्या होता है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इक्वल हो जाता है किसका, यहां पर रेट ऑफ रिडक्शन का, रेट ऑफ रिडक्शन का। तो ये बात को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ रिडक्शन इक्वल कब होता है, रेसिडुअल करंट में, लिमिटिंग करंट में, डिफ्यूजन करंट में, इस तरह से कुछ ऑप्शंस दे दे तो वहां पर ये आंसर दिया जा सकता है। डिफ्यूजन करंट जब होती है, लिमिटिंग करंट में जो होता है रेट ऑफ क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिडक्शन का, ठीक है। एंड दैट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोड जो है ना वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन पोलराइज्ड, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन पोलराइज्ड बोलते हैं इलेक्ट्रोड को। क्लियर हो गई। तो ये सब की पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है यहां से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक छोटा सा मिनी टॉपिक इसको कह सकते हैं, हाफ वेव पोटेंशियल इज फिक्स्ड फॉर सर्टेन एनालाइट। कुछ एनालाइट के लिए हाफ वेव जो पोटेंशियल होती है वो फिक्स्ड होता है। हाफ वेव पोटेंशियल क्या है, जस्ट जो भी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था अभी ग्राफ में उसी का हाफ हाफ कर देंगे। जैसे कि करंट वोल्टेज का हम लोग अभी देखे पोटेंशियल और इसका ग्राफ को, तो E/2 हम लोग यूज कर लेंगे। करंट जहाँ पे हम लोगों का डिफ्यूजन करंट ID था वहाँ ID2, यानी कि अगर इसी ग्राफ में हम लोग शॉर्टकट में बात करें तो ये जो पोटेंशियल हो जाएगा, ये टोटल तो मिनी यहाँ पर हम लोग का मिनी वोल्ट में था, तो यहाँ पर E/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ID/2 हो जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन करंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। दैट्स ऑल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसमें याद क्या क्या रखना है कि ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है और इलेक्ट्रोड इंडिपेंडेंट होती है, और सो वी कैन एनालाइज आवर एनालाइट फ्रॉम E1/2, मतलब जो हमने बताया है E/2 बोलिए या E1/2 बोलिए, ठीक है। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट, एनालाइट को फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझ गए। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है प्यारा सा एक आता है कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, वो है इलकोविक इक्वेशन। कितने लोगों को इलकोविक इक्वेशंस याद है, कमेंट में आप सभी लोग बता सकते हैं हमें। इलकोविक इक्वेशंस कितने लोगों को याद है। यहां पर लिखेंगे ID max is equal to 607 into n into d into t into, इस पर पावर होता है 1/2 का, इस पर 2/3 का, और इस पे 1/6, ठीक है। कौन क्या है सब कुछ मैं भी एक्सप्लेन करने वाला। तो इसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं इलकोविक इक्वेशन, ठीक है। ये जो होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अभी सब कुछ के बारे में जो है मैं आप सभी को बताने वाला, ठीक है। NDTC, यहाँ पर जो है, रुकिए एक बार मैं फिर से इसको लिखता हूँ, ID max is equal to 607 into n into n into d m t और c, इसके ऊपर पावर 1/2, ठीक है। ये है इक्वेशंस आपका कि ID मैक्स 600
7 इंटू n इंटू टी टू दी पावर 1/2 इंटू m टू दी पावर 2/3 इंटू टी टू दी पावर 1/6 इंटू। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका आई डी मैक्स है ये क्या है, मैक्सिमम करंट है। क्या है, मैक्सिमम करंट है। कहाँ पर, इन मिली एम्पियर, मैक्सिमम करंट इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो 607 है ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसके बारे में भी लिख लीजिए। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो d है ये बताता है हम लोगों को यहाँ पर डिफ्यूजन कॉफिशिएंट। डिफ्यूजन कॉफिशिएंट के बारे में। और m जो है ये क्या बताता है, ये m बताता है हम लोगों का यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी। और c जो है ये क्या बताता है, c बताता है, ये t बताता है आपको यहाँ पर ड्रॉप टाइम इन सेकेंड, इन सेकेंड। ठीक है। और c जो है ये आपका क्या है, एनालाइट कंसंट्रेशन है, एनालाइट कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो ये है आपका एल्कोविक इक्वेशन। सबका नाम लिख लीजिए, सबके बारे में हमने बता दिया है कौन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी और ये सभी चीजें। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन जो होता है वो ऑलवेज हम लोग इसमें लिखेंगे, डिफ्यूजन जो होती है वो हम लोगों का कोफिशिएंट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। और जो यहाँ पर हम लोग का m है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी बताता है mg पर सेकेंड। और t जो है ये ड्रॉप टाइम को बताता है, c जो है एनालाइट कंसंट्रेशन है, ठीक है, मिली मोल्स पर l। और n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो ये फॉर्मूला को आप सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलता है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझिएगा। जो आईडी है, आईडी जो करंट है, मैक्सिमम करंट जो है डिफ्यूजन करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सी का, यानी कि आपका जो एनालाइट कंसंट्रेशन है। अगर करंट बढ़ेगा तो एनालाइट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, या एनालाइट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो करंट भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट फॉर द क्लियरिटी, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कि समझने के लिए ID1 जो है वो इक्वल है कंसंट्रेशन C1 का, और ID2 जो है वो इक्वल है कंसंट्रेशन C2 का। इसके हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट। ठीक है, लेट अस सपोज, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ID1 बाय ID2 इज इक्वल टू C1 बाय में C2। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, C1 बाय में C2। क्लियर है।
हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक और फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। E इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई 1/2 1/2 प्लस 0.0591 बाय एन लॉग, यहां तक तो स्क्रीन दिख रहा होगा, लॉग डिफ्यूजन करंट आई डी माइनस आई बाय आई। क्या यहां तक दिख रही है? बिल्कुल, आई डी माइनस आई हमने लिखा है। ठीक है, क्लियर है। यहां पर जो आई डी है ये क्या है? डिफ्यूजन करंट है। इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आई डी है हम लोगों का, ये क्या है? डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट है। और ये जो आई है ये टोटल करंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको टोटल करंट को ये रिप्रेजेंट करता है, टोटल करंट एट सर्टेन पॉइंट। अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, टोटल करंट एट सर्टेन पॉइंट, सर्टेन पॉइंट को बताता है ये जो आईडी है। ठीक है, क्लियर। और ये जो ये बता रहा है ये हाफ वेव, अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि हाफ वेव पोटेंशियल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे मैं कहाँ लिख दूं? इसे मैं हाफ वेव पोटेंशियल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ई है ये सेल, ठीक है, ई सेल को रिप्रेजेंट। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग। अब यहां पर हमने लिखा है कि टोटल करंट एट सर्टेन पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग जो ग्राफ देखते हैं पोटेंशियल एंड करंट का, पोटेंशियल एंड करंट का, वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। बोलिए यस और नो। हमको आई का, जो आई टोटल है, टोटल करंट एट ए सर्टेन पॉइंट की अगर बात करेंगे तो वो करंट आई, वो टोटल करंट का वैल्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जिस पॉइंट पे कहेगा फाइंड करने के लिए उसी वही वैल्यू हो जाएगा उसका आई डी, टोटल आई टोटल करंट एट ए सर्टेन पॉइंट, जो भी पॉइंट पे कहेगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं यहाँ पर आई का मतलब। ठीक है, यानी कि टोटल टोटल करंट जो होगा एट सर्टेन पॉइंट यहाँ पर आपका है टोटल, ये आई जो है टोटल करंट एट सर्टेन पॉइंट यही रिप्रेजेंट कर। दैट्स ऑल। ठीक है, यहां तक क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इल्कोविक इक्वेशंस है। अभी इसके बेस्ड पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे इसमें कि इस फॉर्मूला का यूज करके कैसे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशंस में न्यूमेरिकल जो है डायरेक्ट आता है फॉर्मूला बेस्ड, इसीलिए फॉर्मूला आप सभी लोग अच्छे से लिख करके रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए। ठीक है, जितना अच्छा होगा आपका नोट्स उतना आपको रिवीजन करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलें तब आगे। चलिए, आगे है हम लोगों का एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। अब कहते हैं द इल्कोविक इक्वेशंस इज। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शंस दे देगा गलत सलत। ठीक है, उसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो, तो आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा जो भी है इल्कोविक इक्वेशंस। अभी जस्ट हमने आपको लिखाया ही है कि आई डी मैक्स इज इक्वल टू 607 इंटू, हम लोगों ने देखा एन इंटू डी इंटू एम इंटू ई इंटू सी। पुट कर देंगे वैल्यूज को यहाँ पर 1/2 बाई 3
और 1/, यहाँ पर 6, टी पर 1/6। ठीक है, यही है हम लोगों का इक्वेशन, ये याद रखना है आपको जस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफ्यूजन करंट एट ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, यही है क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे क्या हो सकती है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा इल्कोविक इक्वेशन से ही। क्या था इल्कोविक इक्वेशंस? कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट के रिगार्डिंग एट ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मरकरी फ्लो रेट, इट डिपेंड्स ऑन द ड्रॉप टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्या होगा, कौन सा करेक्ट है? तो हम लोग जो है ना पहले इल्कोविक इक्वेशंस को लिख लेते हैं। क्या होता है इल्कोविक इक्वेशंस? आई डी मैक्स इज इक्वल टू 607 इंटू में एन इंटू में डी इंटू में एम इंटू में टी इंटू में सी करते हैं। पावर क्या होता है यहाँ पर हम लोगों का 1/2, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पर 1/6। ठीक है, यही होती है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हम लोगों का क्या होता था 607, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता था हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप सभी के लिए ताकि याद रहे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है सर ये। ठीक है, और क्या क्या है, और आपका ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और डी जो है ये क्या बताता है आपका, डी जो है बताता है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। और एम जो है ये बताता है फ्लो रेट बताता है किसका, मरकरी का फ्लो रेट बताता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी। और आपका सी जो है ये आपका टाइम बताता है, और ये जो टी जो है ये क्या बताता है आपका, टाइम बताता है इन सेकेंड में। ठीक है, ड्रॉप टाइम बताता है, मतलब ड्रॉप टाइम इन सेकेंड। और सी जो है ये क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, एनालाइट का कंसंट्रेशन है, एनालाइट कंसंट्रेशन। अब ये बताइए, ये जो एनालाइट कंसंट्रेशन है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इससे समझ में आएगा और आंसर भी आ जाएगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मरकरी फ्लोरेट। क्या जो है ये जो है मरकरी फ्लोरेट पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मरकरी फ्लोरेट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना भाई साहब। डिपेंड तो करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ मरकरी, और कह रहा है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्लो रेट, डिपेंड तो करता है ना, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ड्रॉप टाइम, ड्रॉप टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, देख लीजिए, है ना, तो ये भी सही है। तो यानी कि बी एंड सी जो है इसका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमने इस फॉर्मूला को दोबारा लिखा, हर बात को हमने दोबारा लिखा, रीजन यही है कि आप भी देखो, कि दोबारा देखोगे तो याद होगा, इसीलिए आपके लिए भी और बेहतर ढंग से समझाने के लिए भी हमने दोबारा लिख दिया इसको, ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए और चीज़ों को अच्छे से रिलेट भी कर पाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है कैसे सही हैं, अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। अच्छा ये बताइए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में दिख जाए तो क्या सॉल्व नहीं हो पाएगी, आराम से हो पाएगी। तो इसीलिए क्लासेस को अच्छे से देखिए, उसको समझिए,
ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टफ नहीं लगेगा। जब आप समझ करके एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे तो आपको क्लासेस बोरिंग नहीं लगेगी, आपको एग्जाम भी टफ नहीं लगेगा। कब? जब आप समझ करके सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, तो एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात उन कैंडिडेट के लिए है जो लोग सब्जेक्ट में डूबना नहीं चाहते हैं, सब्जेक्ट से नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जब आप जिस दिन सब्जेक्ट को फील करना शुरू कर दीजिएगा ना, उस दिन आपको लगेगा नौकरी सबका एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होंगे अच्छे से कि एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगता है। जैसे कि अभी यही क्वेश्चन बहुत लोगों को इजी लगने लग गया होगा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को देख करके, और आपको जो प्रैक्टिस सेट सैंपल पेपर में प्रोवाइड कर रहा हूं उसको भी सॉल्व करिए, और उस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो वो सब क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम का देख सकते हैं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हो, आप देखेंगे कि सारा क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे। आप क्लासेस को अच्छे से देख करके रिवीजन करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा, देखिएगा आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज का क्लास आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो हम लोग रखते हैं इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक का कुछ और हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आए तो उसे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक नए सब टॉपिक का इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।